गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 9/5/2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। आज देखिए टॉपिक की लिस्ट जो है थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसमें सारे टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ टॉपिक छोटे हैं, कुछ टॉपिक थोड़े से बड़े हैं। तो जैसे जर्म लाइन एडिटिंग, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में जीन एडिटिंग भी कह सकते हो। हालांकि टॉपिक पुराना है, आपने क्यों किया होगा, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूपीएससी में ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। मेंस में यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मेंस में भी डेफिनेटली आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कैस 9 की हम लोग बात करते हैं, क्रिस्पर की हम लोग बात करते हैं, जीन एडिटिंग की बात करते हैं, सिकल सेल डिसीज की बात करते हैं। तो ये टॉपिक एक ही है, हेल्थ वाले सेक्टर से या साइंस वाले सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, जीरो आवर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसे हम लोग पॉलिटी वाले सेक्शन से कवर करेंगे। उसके अलावा ये वाला टॉपिक रिपीटेड है, तो ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्योंकि जो फ्री मूवमेंट रेजीम था म्यांमार के साथ, तो उसको हम लोग खत्म करने वाले हैं, कैंसिल करने वाले हैं। ये हम लोग ने शायद लास्ट वीक भी किया था, लेकिन फिर से न्यूज़ में है थोड़ा सा, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में हम लोग एक टॉपिक पहले कर चुके हैं, तो हल्का फुल्का इसको देखेंगे। तो ये बेसिकली एक इंटरव्यू है, और इस इंटरव्यू में कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, जिसमें से एक एक्सपर्ट जो है वो एजुकेशन सेक्टर से ही हैं और जो दूसरे जो एक्सपर्ट हैं वो अकेडमी से हैं बेसिकली। तो दोनों के इंटरव्यू में हम यहाँ पे बात करेंगे, उन्होंने इसके बारे में क्या-क्या बात कही है। उसके पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके इस बार आपको पता है कि इंटरिम बजट जब गवर्नमेंट ने पेश किया था, तो एक पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कही थी कि इंडिया में आने वाले समय में हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या-क्या करेंगे। ये अच्छा आर्टिकल है मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए जी, तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे और पहला टॉपिक ये है हमारा, जहाँ पे बात करता है क्रिस्पर की बात करता है। ठीक है? मतलब आपको हल्का-सा अगर मैं कॉन्टेक्स्ट दूँ, कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हेरिडिटरी होते हैं। हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, वो लोग अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं। कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं जिनका कोई पक्का इलाज होता ही नहीं है। आपको ज़िंदगी भर के लिए वो इलाज करवाना पड़ता है। जैसे एक सिकल सेल डिसीज़ होता है, इसमें पता क्या होता है? सिकल सेल डिसीज़ में हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनकी शेप चेंज हो जाती है। वो यूजुअली ऐसे सर्कुलर टाइप के होते हैं, डिस्क टाइप के, लेकिन यहाँ पे डिस्क नहीं होते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं, डिसफॉर्म्ड हो जाते हैं। उसे सिकल सेल डिसीज़ कहते हैं और ये एक जेनेटिक ब्लड डिसीज़ होता है। अब ये क्योंकि ये जो डिस्क शेप के नहीं होते हैं, सिकल शेप के होते हैं, जिसकी वजह से इनका फ्लो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है और ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ये लाइफ लॉन्ग डिसीज़ है। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपने ब्लड को चेंज करवाना पड़ता है। तो इस तरह के जो डिसीज़ हैं, उनके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, या फिर आप कह लीजिए कि ट्रीटमेंट है, या ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी है, थेरेपी कह सकते हो, राइट? उसको हम लोग नाम दे सकते हैं जीन थेरेपी। ठीक है? अमेरिका में और यूके के अंदर इस जीन थेरेपी को अलाउ किया गया है, इस सिकल सेल डिसीज़ को दूर करने के लिए। तो जो 2 थेरेपी हैं बेसिकली, सिकल सेल डिसीज़ को दूर करने के लिए 2 थेरेपी बोली गई हैं। एक है कैसगेवी और एक है लिवजीनिया। ठीक है? ये आपने याद रखना है, लिवजीनिया। ये 2 टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है 2 डिसीज़ के लिए। एक तो सिकल सेल मैंने आपको बता दिया है और एक है बीटा थैलेसीमिया। ये ब्लड के रिगार्डिंग ही ये एक आप ब्लड कैंसर भी कह सकते हो एक तरह से, ठीक है? तो ये डिसीज़ होता है। ध्यान देना है, सिकल सेल डिसीज़ और थैलेसीमिया डिसीज़ जो कि काफ़ी खतरनाक डिसीज़ होते हैं, लाइफ लॉन्ग होते हैं। इनके लिए 2 थेरेपी को अप्रूव किया गया है, एक है कैसगेवी और एक है लिवजीनिया। क्योंकि इसके अंदर कैस लिखा हुआ है, तो समझ जाना जहाँ पे कैस होगा, वो जीन एडिटिंग की बात कर रहा है। कैस 9 को लेके यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो कैस्पर 9 की हम लोग बात करते हैं, जीन एडिटिंग की बात करते हैं। ये इसीलिए न्यूज़ में है, ठीक है? लिवजीनिया क्या होता है? मतलब ये जो पहली थेरेपी है लिवजीनिया, इसके अंदर क्या होता है? इट यूजेस अ डिसेबल्ड लेंटिवायरस एज अ वेक्टर टू इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड स्टेम a न्यू जीन फॉर द हीमोग्लोबिन दैट मिमिक्स द हेल्दी वर्जन। कुछ नहीं करने होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हेल्दी हीमोग्लोबिन होते हैं उसकी हम लोग कॉपी बना देते हैं और हमारे ब्लड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ये होता है। कैस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स से जो जीन्स हैं हमारी बॉडी में आते हैं, हमसे हमारे जीन्स हमारी आगे बच्चों में जाते हैं। तो ये जो जीन्स होते हैं ना, हमारे जीन्स के अंदर में जो प्रोटीन्स बनते हैं, उन प्रोटीन का एक अरेंजमेंट होता है।
जिसे हम लोग जीनोम सीक्वेंस कहते हैं। एक सीक्वेंस में होते हैं वो। अगर कोई सीक्वेंस खराब हो जाता है या फिर कोई सीक्वेंस प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होता है, तो उससे हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। जैसे मान लो कोई लंबा होता है, किसी की आंखों का रंग हरा होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी को पर्टिकुलर डिसीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है? किसी को ठंड कम लगती है, किसी को ज्यादा लगती है। ये सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं। तो ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो जीनोम सीक्वेंस का होता है। तो ये जो बीमारी है, ठीक है, ये बीमारी भी इसी सीक्वेंस से डिसाइड होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कैसगैवी के अंदर ये जो जो आप ये कह सकते हो कि जो डिफॉल्टेड या जो अनहेल्दी ये जो प्रोटीन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस बीमारी के लिए, उसको हम लोग यहां से रिमूव कर देते हैं। तो एक पर्टिकुलर तरह का जीन होता है जिसे बोलते हैं BCL11A। इस जीन को अगर आप हटा दोगे ना इस पूरे जीनोम सीक्वेंस से, कैस टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो फिर आपकी आने वाली जो जनरेशन है ना वो ठीक हो जाएंगी। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने हटा ही दिया पूरी तरह से, तो इलाज दूर हो गया आपका। तो ये दो टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, कैसगेवी और लिवजीनिया। कैसगेवी में हम जीन एडिटिंग करते हैं, लिवजीनिया में जीन एडिटिंग नहीं करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं हेल्दी जीन्स को। ये थोड़ा आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है जो आज का टॉपिक है आर्टिकल का, जर्मलाइन एडिटिंग एंड मोरालिटी। देखिए, मान लो मुझे कोई बीमारी है, मुझे कोई ब्लड की बीमारी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जीन एडिटिंग करके मेरे ब्लड से, मेरे जीन से वो पर्टिकुलर जीनोम को मैं हटा दूंगा, तो मैं हेल्दी हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बात तो मानने वाला एक है, इसे हम लोग जीन एडिटिंग भी कहते हैं नॉर्मल तौर पे। लेकिन एक जीन एडिटिंग थोड़ी सी एडवांस लेवल की होती है। इसमें किसी को कोई बीमारी नहीं होती। हम सिर्फ क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो होता है, जो पेट में होता है माँ के, है ना, जब शुरुआत में फर्टिलाइजेशन होता है, जो एम्ब्रियो होता है या जो स्पर्म्स होते हैं, एम्ब्रियो और स्पर्म्स के अंदर हम लोग जानबूझकर जो एग होता है, स्पर्म होता है, एम्ब्रियो होता है, जानबूझकर उसके जीन्स के साथ छेड़खानी करते हैं, उसके अंदर नई नई प्रॉपर्टीज इंसर्ट करते हैं। अगर उसके अंदर कोई खराब जीन्स है उसको वहां से रिमूव कर देते हैं। तो मतलब एक तरह से प्रॉपर डिजाइनर बेबी बनाते हैं। क्योंकि जब आपके स्पर्म्स को आपने चेंज कर दिया, स्पर्म सेल्स को चेंज कर दिया, एग को आपने चेंज कर दिया, एम्ब्रियो को आपने चेंज कर दिया, आपने इसमें सारी चीजें बढ़िया बढ़िया डाल दी। उसकी हाइट लंबी होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, आंखों का रंग नीला होना चाहिए, बाल स्ट्रेट होने चाहिए, काले होने चाहिए, बॉडी तगड़ी होनी चाहिए। अब आपने सारा कुछ चेंज कर दिया। ये दिक्कत है, इसे कहते हैं जर्मलाइन एडिटिंग। जो आप एम्ब्रियो के साथ छेड़खानी करते हो, इसमें कोई बीमारी नहीं थी आपको, आप बस उसको डिजाइन कर रहे हो। और ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है एक बैक्टीरिया के द्वारा, और हम लोग बैक्टीरिया से ही हम लोगों ने सीखा है। सोचने की बात है, इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी हम लोगों ने बैक्टीरिया से सीखी है। बैक्टीरिया ऐसा ही करता है। बैक्टीरिया के अंदर जब वायरस आता है तो उसको जो है उसको मार देता है। तो ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, कुछ वायरस के जीन्स को अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं हमेशा के लिए, जिससे उसकी बॉडी उसके लिए फैमिलियर हो जाती है। और फ्यूचर में जब वो वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, तो वो उसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब ये है एक तरह का जीन एडिटिंग ही होता है जो नेचर के अंदर नेचुरली होता है। हम लोग इसको आर्टिफिशियली कर रहे हैं, और इसीलिए इसके लिए जो है कुछ मोरल इश्यूज भी हैं। अब सोचने की बात है, जो अमीर लोग हैं, अब ये तो कमोडिटी हो गया है ना। अब जो अमीर लोग, मान लो कल को जेफ बेजोस का कोई बच्चा होगा, तो वो तो अपने बच्चे के अंदर बेस्ट चीजें डलवाएगा। उसके बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक बीमारी ही नहीं होंगी, बहुत इंटेलिजेंट होगा, है ना। तो वो चीजें हैं। तो ये एक तरह से सुपर ह्यूमन आप क्रिएट कर रहे हो, एक डिजाइनर बेबी क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे मोरालिटी वाला इशू भी है। तो ये कहना है कि भैया देखिए, जो बीमारी है ना वो आप हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, साइंस का यूज करिए, जीन एडिटिंग करिए, किसी को अगर कैंसर वगैरह है उसको आप दूर करिए, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एम्ब्रियोस के साथ छेड़खानी करने लगोगे, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग जर्मलाइन एडिटिंग। जर्मलाइन एडिटिंग, इसके अंदर आप हेरिटेबल चेंजेस कर रहे हो हमेशा के लिए। अब मान लो मेरा बेबी है, मेरे पास भैया 20-50 करोड़ रुपए हैं,
मैंने अपने जो बेबी है उसको बिल्कुल डिज़ाइन करवा लिया, हाइली इंटेलिजेंट होगा वो बच्चा, बीमारियाँ उसको कुछ नहीं होंगी, राइट? अब वो अपनी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन जो नॉर्मल बीमारियाँ हम जीन एडिटिंग करते हैं, जिसे सोमैटिक सेल के अंदर कहते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं जाता है। जैसे मान लो किसी को ब्लड कैंसर है, आपने जीन एडिटिंग किया, उसके जीन्स को चेंज किया, उसका ब्लड कैंसर दूर हो गया। अब ये गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ब्लड ब्लड कैंसर नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि आपने सिर्फ सोमैटिक सेल्स को चेंज किया है। आपने स्पर्म्स को चेंज नहीं किया है, आपने एम्ब्रियो को चेंज नहीं किया है, आपने एग को चेंज नहीं किया है। तो वो सेल्स जो एग का पार्ट नहीं होते, या वो सेल्स जो स्पर्म्स का पार्ट नहीं होते, उन्हें हम लोग सोमैटिक सेल्स कहते हैं। और सोमैटिक सेल्स जनरेशन टू जनरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते हैं। लेकिन एग के अंदर अगर चेंजेस करोगे, स्पर्म्स के अंदर चेंजेस करोगे, एम्ब्रियो के साथ छेड़खानी करोगे, तो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। फिलहाल ये जो जर्मलाइन एडिटिंग है, ये फॉरबिडन है। अमेरिका में भी इसको बैन किया गया है। मोस्टली कंट्री में इसको बैन किया गया है बेसिकली, क्योंकि ये आप नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हो, तो बहुत सारे मोरल इश्यूज, एथिकल इश्यूज यहाँ पे आते हैं। लेकिन 2016-17 के आसपास एक चाइनीज डॉक्टर थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनका नाम था ही जिंगकुई। उन्होंने ये किया और उन्होंने कहा कि मैंने एक हेल्दी एम्ब्रियो को डिजाइन किया है, और उनका ये कहना था कि ये इस एम्ब्रियो के अंदर फ्यूचर में एचआईवी होने के चांसेस थे, तो मैंने उसको खत्म कर दिया है। हालांकि गारंटी इस बात की होती नहीं है भाई किसी को एचआईवी हो जाएगा, क्योंकि एचआईवी एचआईवी कोई ऐसे जेनेटिक डिसीज तो नहीं है। लेकिन इन्होंने एक डिजाइनर बेबी को इन्होंने डिजाइन किया, बेसिकली उसका एम्ब्रियो को चेंज कर दिया, और उस समय पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि ऐसा कैसे कर दिया इन्होंने। अगर कर दिया तो ये मोरल है, अनएथिकल है, मेडिकल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में है, आप नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हो, आप एक सुपर ह्यूमन क्रिएट कर रहे हो। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर आप ओपनली करने लगोगे, तो अमीर बच्चों के जो अमीर लोगों के बच्चे हैं, वो तो और अमीर हो जाएंगे। ये जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, और ज्यादा बढ़ने लगेगा। आपने नेचर का बिल्डिंग ब्लॉक के साथ आपने पूरा छेड़खानी कर दिया, आप भगवान बन गए। अब या बच्चों को डिजाइन भी करने लगे, तो कैसा दिखेगा, कैसे उसकी आंखों का रंग होगा, क्या उसको बीमारियां नहीं होंगी, हाईली इंटेलिजेंट होगा, 7 फुट का होगा। समझ रहे हो ना बात? अब सुपर ह्यूमन क्रिएट करो एक तरह से, जो कि मॉरली रॉन्ग है। तो मोस्टली कंट्रीज के अंदर इसको मतलब अलाउड नहीं किया गया। हालांकि आई डोंट नो नॉर्थ कोरिया वगैरह क्या कर रहा होगा इस केस में। हो सकता है भई उनमें तो कोई रूल चलता ही नहीं है। हो सकता है भई वहाँ पे जो है वहाँ के प्रीमियर हैं नॉर्थ कोरिया में, हो सकता है ऐसे बच्चे डिजाइन करवा रहे हों जो सुपर ह्यूमन हो, उस तरह के हो, हाईली इंटेलिजेंट हो, यू नेवर नो। इंडिया में भी इसको जो है बैन किया गया ऑफ कोर्स, ठीक है। और इंडिया में तो जो जीन एडिटिंग के आसपास जो भी रिसर्च वगैरह की जाती है, वो आईसीएमआर के द्वारा प्रॉपर्ली उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो ये है थोड़ा-सा। और आप यहाँ पे देखिए सोमैटिक्स जो जीन एडिटिंग होती है और जो जर्मलाइन एडिटिंग होती है, मैंने आपको वैसे बता ही दिया है। सोमैटिक जीन एडिटिंग जो है वो कुछ खास सेल्स को टारगेट करके की जाती है, जैसे ब्लड सेल्स वगैरह को। लेकिन जो जर्मलाइन एडिटिंग है वो एम्ब्रियो को टारगेट करके की जाती है, ठीक है? स्पर्म्स को, एग्स को की जाती है। जो सोमैटिक जो एडिटिंग होती है, इसमें बाकी सेल्स अफेक्टेड नहीं होते हैं। सिर्फ़ जिन सेल को टारगेट किया जाता है, उन्हीं को वही अफेक्ट होते हैं। जैसे मान लो रेड ब्लड सेल के अंदर सिकल सेल थे, उनको ही टारगेट करता है। लेकिन ये सभी को टारगेट करता है, क्योंकि ये स्पर्म्स और एग के लेवल पे जाता है, ठीक है? यहाँ जो सोमैटिक जीन एडिटिंग होती है, इसमें नेक्स्ट जनरेशन से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने इस चीज़ को 2-3 बार रिपीट कर दिया है, ताकि आपका एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। रिवीज़न करने से आप बेटर याद कर सकते हो। जो सोमैटिक जीन एडिटिंग है, ये हम लोग कई सालों से कर रहे हैं, तो ये हाइली रेगुलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक जो जर्मलाइन एडिटिंग है, ये प्रॉपर तरीके से रूल रेगुलेशन बने नहीं है इंटरनेशनली। हालाँकि कुछ ल गाइडलाइंस हैं, लेकिन प्रॉपर रूल्स नहीं है। तो पता नहीं भई किसी कंट्री में ऐसा हो भी रहा होगा। हो सकता है इंडिया में ही कहीं न कहीं ऐसा करवा रहा हो। हो सकता है कि बहुत जो अमीर लोग होते हैं, बहुत ही अमीर अल्ट्रा बिलियनियर्स जो होते हैं, हो सकता है वो 10-20 साइंटिस्ट को हायर कर लें, बहुत पैसा-वैसा देके। ये मशीनें भी खरीद सकते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हो सकता है कि अपने घर के अंदर ही कोई लैब बनवा के उन्होंने ऐसा कोई जीन एडिटिंग करवा रहे हों, अपने बच्चों पे, एम्ब्रियोज़ पे, एग्स पे, स्पर्म्स पे, यू नेवर नो, राइट? ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि जो एजिंग जो जीन्स होते हैं आपकी बॉडी में, जिससे आपकी उम्र बढ़ती है, ठीक है? हो सकता है उनको ही हटवा दें, फ्यूचर में उनकी उम्र बढ़े ही ना। हज़ारों साल तक जिएँ। आपको लग रहा होगा ये फ्रिक्शनल बातें हैं, लेकिन अगर आप 10-15 साल पहले अगर आप किसी को बोलते कि इस तरह के जो नेचर के साथ हम लोग छेड़खानी करके डिज़ाइनर बेबी कर सकते हैं,
तो वो भी फिक्शन ही लगता है। शुरुआत में सब चीज़ें फिक्शन लगती हैं। अगर आप 50 साल पहले किसी को बोलते कि कोई आदमी आपसे 1500 मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है, आप उसको वीडियो पे देख के बात कर सकते हो, तो वो बोलेगा, "अरे पागल हो गए हो क्या तुम? तुम तो फिक्शनल वर्ल्ड में जी रहे हो।" है ना? 100 साल पहले किसी को बोलते कि आप मून के ऊपर लैंड कर सकते हो, तो आपके ऊपर हँसता, पागल बनाता, बोलता आपको। तो बात यही है कि शुरू में चीज़ें फिक्शन लगती हैं, अनबिलीवेबल लगती हैं, लेकिन फ्यूचर उतना भी दूर नहीं होता जितना हम सोचते हैं। जीन एडिटिंग जग के ऊपर जब 2000s के अंदर काम हो रहा था इनिशियली स्टेज में, तो ऐसा कहा गया था कि 2050 तक ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी। 50 साल का अंदाज़ा लगाया था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी 2015 में अवेलेबल भी हुई, नोबेल प्राइज़ भी जीती और अभी लार्ज स्केल पे इसका यूज़ भी कर रहे हैं। फ्यूचर उतना दूर नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं। इंडिया गवर्नमेंट ने सिकल सेल को लेके कई सारे प्रोग्राम यहाँ पे चलाए हुए हैं। ये टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ पहले, तो इसको मैं ज़्यादा फोकस अभी नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए जी। हेट स्पीच मणिपुर इश्यू रेज़्ड ड्यूरिंग द ज़ीरो आवर। और पार्लियामेंट की बात हो रही है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की जब बात करते हैं तो उसमें कई सारे जो है हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं। इसके अंदर एक होता है ज़ीरो आवर। देखिए, पहले क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है? क्वेश्चन आवर होता है जिसमें आप मिनिस्टर्स को क्वेश्चन्स करते हो और बीच में कुछ गैप होता है, लगभग आधे घंटे का गैप होता है और इस क्वेश्चन आवर के बाद फिर बाद में जो मेन एजेंडा होता है हाउस का, वो चलाया जाता है। मेन एजेंडा मान लो कोई बिल इंट्रोड्यूस करना हो, किसी पे वोटिंग करवानी हो, वो मेन एजेंडा होता है हाउस का। एक होता है क्वेश्चन आवर जिसमें आप मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकते हो और मिनिस्टर आपको आंसर देते हैं। कभी-कभी मोस्टली रिटन देते हैं, कभी-कभी ओरली भी आंसर करते हैं। लेकिन बीच में कुछ गैप होता है, ठीक है? इस गैप को बोलते हैं ज़ीरो आवर। यूजुअली 12 बजे शुरू होता है, ठीक है? तो 11 से 12 के बीच में क्वेश्चन आवर होता है। फिर 12 के बाद आधे घंटे का ऑलमोस्ट एक ज़ीरो आवर होता है और उसके बाद जो है एजेंडा शुरू होता है। फिर बाद में खाना-वाना खा के लोग शाम को फिर से बैठते हैं और बिल्स वगैरह पे बात करते हैं। ये होता है ज़ीरो आवर। ज़ीरो आवर के अंदर आप किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते हो, ठीक है? किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते हो जो आपको लगता है कि वो जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस का है और उसके ऊपर अर्जेंटली बात होनी चाहिए। अब देखिए यूजुअली क्या होता है जब आप किसी मिनिस्टर से सवाल पूछते हो, तो आपको कुछ दिन पहले लगभग 10 दिन पहले आपको नोटिस भेजना पड़ता है कि साहब मैं ये सवाल आपसे पूछूँगा, आप अपना आंसर तैयार कर लीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि आप मिनिस्टर वहाँ पे खड़े हैं, आपने सीधा सवाल पूछ लिया। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ प्रॉपर फ़ॉर्मलाइज़ होती है। आप उन्हें क्वेश्चन भेजोगे, वो अपना रिप्लाई तैयार करेंगे। लेकिन ज़ीरो आवर में ऐसा नहीं होता है। ज़ीरो आवर में आप बिना नोटिस के ही सवाल पूछ सकते हो। तो इसमें सबको छूट होती है, कोई कुछ भी बोले। तो जब आप पार्लियामेंट में देखते हो ना, वो हाथापाई होती है और खूब गाली-गलौच होता है टाइप्स का और खूब चीखते हैं, वो शाउटिंग करती होती है, वो मोस्टली ज़ीरो आवर के अंदर होती है। क्योंकि ज़ीरो आवर के अंदर कोई ऐसे कोई रूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं। अब कोई भी आपको लगता है मैटर कंसर्न का है, आप उसको रेज़ कर सकते हो, जैसे कांग्रेस सरकार ने अभी मणिपुर के अंदर जो वायलेंस हो रहा है, उसको यहाँ पे किया। ठीक है। हाँ, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिससे आप आंसर माँग रहे हो, उसको आपको 10 बजे से पहले नोटिस भेजना पड़ता है। 10 दिन पहले नहीं भेजना है बेसिकली। ठीक है, आप 9 साढ़े 9 बजे उनको बोल दीजिए कि साहब ऐसे-ऐसे करके है, मैं आपसे सवाल पूछूँगा। ठीक है जी। और वहाँ के जो स्पीकर हैं, चेयरमैन होते हैं लोकसभा, राज्यसभा में, उनकी मर्ज़ी है। वो आपके क्वेश्चन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को नहीं भी कर सकते। ये उनकी मर्ज़ी होती है। ठीक है। तो ड्यूरिंग द ज़ीरो आवर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ब्रिंग अप द इश्यू दैट मे नॉट हैव येट टू बी लिस्टेड ऑन द डेज़ एजेंडा बट रिक्वायर द इमीडिएट अटेंशन। ठीक है। तो कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है जिसको इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। इसके लिए कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए, ठीक है? विदाउट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप सवाल पूछ सकते हो, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा सा आप ये एक इन्फॉर्मल मेथड होता है बेसिक तो आपसे पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन पार्लियामेंट इज़ इनफॉर्मल मेथड, ठीक है? इनफॉर्मल इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट्री रूल बुक के अंदर इसका मेंशन नहीं किया गया है। ये सिर्फ़ हमारी एक इन्वेंशन है, 1962 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन नहीं किया गया है, रूल बुक में इसको मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए इसको इन्फॉर्मल मेथड बोलते हैं। ठीक है जी, बस ये आपको ज़ीरो आवर के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में 1-2 कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जो आपने लक्ष्मीकांत वगैरह से ली हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। खुद की नॉलेज तो इंप्रूव होगी, आपके फ्रेंड्स की नॉलेज भी इंप्रूव होगी जो इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, चलिए। विल स्क्रैप फ्री मूवमेंट रिजीम ऑन द म्यांमार बॉर्डर सेज अमित शाह। तो भाई देखिए इन्होंने कहा है कि जो म्यांमार के अब ये मतलब बेसिकली मुद्दा क्या है? बेसिकली मुद्दा ये है कि जो इंडिया और म्यांमार 1600 प्लस किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। लेकिन उस बॉर्डर के इस पार
और इस पार कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, जो हिस्टोरिकली, एथनिकली, कल्चर जो है उनका सिमिलर है, तो उनके फैमिली रिलेशंस वगैरह हैं। तो जब ब्रिटिशर्स लोगों ने इंडियन म्यांमार का बॉर्डर जब फिक्स किया था, तो उसमें ये जो कल्चरल जो सिमिलैरिटीज़ हैं, उसको इग्नोर किया गया था और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से एक बॉर्डर बना दिया। लेकिन कल्चरल टाइज़ को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ये तो गलत है, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इनके लिए कुछ न कुछ सुविधाएँ होनी चाहिए। आप इनको पूरी तरह से रोक तो नहीं सकते हो। तो उस समय जो है एफएमआर हम लोग लेके आए, ठीक है? इसे बोला जाता है फ्री मूवमेंट रिजीम। और शुरुआत में फ्री मूवमेंट रिजीम जो है बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मलाइज़ नहीं किया गया था। बट 1968 के अंदर इसको हम लोगों ने 40 किलोमीटर तक कर दिया। मतलब दोनों बॉर्डर कि म्यांमार वाली साइड में और इंडिया वाली साइड में 40 किलोमीटर तक जा सकते हो विदाउट एनी वीज़ा। फिर 2004 में हम लोगों ने इसको घटा के 16 किलोमीटर कर दिया। तो यानी कि 16 किलोमीटर दिस साइड और 16 किलोमीटर दिस साइड आपको किसी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको सिर्फ़ एक पास बनवाना पड़ता है और उस पास वो 1 साल के लिए वैलिड होता है और एक बार में आप 2 हफ़्ते इस साइड में या 2 हफ़्ते आप इस साइड में आराम से जा सकते हो। को तो कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे जैसे कुकी-जो, ठीक है? नागाज़, आप उनके लिए बनाया गया है क्योंकि उनकी फैमिली रिलेशन होते हैं। अब दिक्कत ये है कि कुछ समय से जब से खासकर मिलिट्री कूप हुआ है म्यांमार के अंदर, तो बहुत सारा इल्लीगल ड्रग ट्रैफिकिंग वहाँ से होता है। बहुत सारा आर्म्स स्मगलिंग जो है वहाँ से होती है। कई सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स भी हैं वहाँ पे। चाइना भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता ही है, उनको पैसा देना या उनको हथियार देना वो करता रहता है। तो सरकार ने सोचा कि यार ये ठीक नहीं है और अभी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी उन्होंने कहा है कि हम लोग बहुत ही जल्दी इस एफएमआर को डिसमेंटल करने वाले हैं, ठीक है? हालाँकि कई स्टेट्स इसका सपोर्ट कर रहे हैं, कई स्टेट्स इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है? ख़ासकर जो मिज़ोरम के अंदर जो कुकी-जो या चिन जो कम्युनिटीज़ हैं, वो इसको अपोज़ कर रही हैं। नागालैंड के अंदर जो नागाज़ हैं, वो इसको जो है अपोज़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई इससे तो उनकी फैमिली रिलेशन ही टूट जाएगा। ठीक है? तो ये कुछ यहाँ पे टॉपिक बनता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से डेफ़िनिटली इम्पोर्टेंट है। ट्राइबल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इंडिया के नेबरहुड के साथ जो रिलेशंस हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है एफएमआर वाला आप कई सारे टॉपिक्स में एज़ एन एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हो। ठीक है? इंटरनल सिक्योरिटी का है वो भी करिए, ड्रग ट्रैफिकिंग का है वहाँ पे भी करिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट के बारे में है वहाँ पे भी करिए और जियोपॉलिटिक्स के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हो, राइट? तो बहुत सारे मुद्दों में आप एफएमआर को एज़ एन एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। चलिए जी, कोचिंग इंडस्ट्री को लेके एक टॉपिक आया था आज और शुड कोचिंग बी रिस्ट्रिक्टेड टू दोज़ अबव द 16 इयर्स तो देख लेते हैं क्या है ये। तो इसमें जो है विमला रामाचंद्रन जी हैं जो कि एक एक्सपर्ट हैं, ठीक है? प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेशन के रिगार्डिंग और दूसरे हैं अरुण मोहन जी, ये सीईओ हैं बायजूस के और बायजूस का नाम तो आपको अच्छे से आता ही है, पता ही है। तो दोनों को इंटरव्यू में सवाल पूछे गए हैं, उसके बाद इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से और अपने समझ के हिसाब से यहाँ पे आंसर दिया है। तो अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कई सारी गाइडलाइंस इश्यू की हैं, क्योंकि सुसाइड केसेस, फायर इंसिडेंट्स भी आग वगैरह लगी मुखर्जी नगर में आपको पता है। कोटा वगैरह में राजस्थान की अगर बात करें तो कई सारे बच्चों ने ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली सुसाइड वहाँ पे किए हैं। बहुत सारी बार ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनका बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। टीचिंग बहुत पुअर होती है। फीस बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। फ़ॉल्स प्रोमिसेस करते हैं। गारंटीड आपका प्रीलिम्स क्लियर करवा देंगे, गारंटीड आपका मेंस क्लियर करवा देंगे, 100% आपको आईआईटी में एडमिशन दिलवा देंगे। इस तरह की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कहा है कि भई 16 ईयर्स से कम का अगर कोई बच्चा है तो आप उसको कोचिंग में एडमिशन नहीं दे सकते हो। तो ये जो है इनसे सवाल यहाँ पे पूछा है। अब विमला जी का कहना है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, समझ ज़्यादा होती नहीं है, तो उनके ऊपर अननेसेसरी आप इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हो। 16 ईयर के बाद जब बच्चा होता है, प्लस 2 करने के बाद जब वो कोचिंग में जाता है, तो उसको एक समझ होती है, उसको ये पता होता है आपको क्या करियर चूज़ करना है। अर्जुन मोहन जी का कहना है कि देखिए ठीक है, आपकी बात भी मैं मानता हूँ, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अ, और बच्चों को 15 घंटे, 18 घंटे
जो है वो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इनका भी ऐसा मानना है क्योंकि बच्चे जो है 8 से 10 घंटे क्लास में स्कूल में रहते हैं, फिर आके जो है 6-7 घंटे की कोचिंग भी करते हैं, घर आ मतलब बच्चों की ज़िंदगी बहुत बर्बाद है बेसिकली, आप मान के चलिए। सुबह बच्चा उठता है, दिन भर पढ़ाई में लगा रहता है, कभी स्कूल, कभी कोचिंग, शाम को आके बेचारा खाना खा के सो जाता है, उसकी ज़िंदगी इतनी होती है। और ये जो सिनेरियो है, वो बहुत सारे केसेज़ में सिर्फ़ क्लास 4 या क्लास 5 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 7 ऑनवर्ड्स तो प्रॉपर तरीके से जेईई और एनआई नीट की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। बच्चा को स्कूल जाएगा, फिर कोचिंग जाएगा, स्कूल जाएगा, कोचिंग जाएगा। वो 3-4 5-4 साल यही करता रहता है। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th फिर सीधा जो है वो 5 साल कोचिंग ही करता है बच्चा। नीट की, जेईई की, आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए, फिर जाके बच्चा एडमिशन लेता है। तो ये डेफ़िनेटली बहुत टायरिंग लाइफ़ है, 4-5 साल तक बच्चा इसको झेल नहीं पाता है और फिर बाद में जो है बहुत खराब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। Isn't kind of the foundational teaching support to the happen in school does the growing coaching industry signify failure of the education system? भैया कोचिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? क्या हमारे स्कूल्स के अंदर एजुकेशन प्रॉपर नहीं है क्या? क्या बिल्कुल स्कूल बर्बाद हो चुके हैं क्या? जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से फेल हो चुका है क्या? इसका आंसर आप कह सकते हो यस, ऐसा है। बहुत बड़ा फेलियर है। क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है ना, वो सिर्फ़ फाइनल एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाता है। क्या सवाल आएँगे, कैसे आंसर करना है, बात खत्म। वहाँ पे कोई कांसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस नहीं करता है स्कूल्स में। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम रोट लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। सिर्फ रट्टा मारिए और ये आज से नहीं है, बहुत सालों से है। हज़ारों सालों से रोट लर्निंग को हमारे देश में ज्ञान माना जाता है। अगर आपको 4-5 जो बुक्स हैं, जो रिलीजियस बुक्स हैं, अगर आपने उन पे रट्टा मार लिया, आपको 1000-2000 श्लोक्स आते हैं, आपको श्लोक्स का मतलब ही नहीं पता। आपको नहीं पता कि उसको लाइफ में कैसे करना है, उसका डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ आपने रट्टे मारे हुए हैं। लोगों को लगता है बहुत ज्ञानी आदमी है ये तो यार, ये तो जुबान पे श्लोक्स याद हैं इसको तो। हमारे यहाँ पे फैक्ट्स को याद करने के इंटेलिजेंस का प्रतीक माना जाता है, कि इसको तो सारे कंट्री की कैपिटल्स याद हैं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। अरे नहीं भाई, वो रट्टू तोता है। तो हमारे यहाँ पे रोट लर्निंग को बहुत एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये घुस गया है कि बस याद करो, रट्टा मारो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी समझनी नहीं है, आए जाके एग्ज़ाम दे लो और आप पास हो जाओ। हमारे स्कूल के ऊपर ज़्यादातर इसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस किया जाता है। लेकिन जब नीट का एग्ज़ाम देखते हो, ठीक है? जब आप जेईई का एग्ज़ाम देखते हो, आप जब यूपीएससी का एग्ज़ाम देखते हो, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स के अंदर मिलती नहीं है। उसके अलावा पेरेंट्स की एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है ना? हर बच पेरेंट्स कोई नहीं चाहता मेरा बच्चा जो है नॉर्मल स्कूल में पढ़े, नॉर्मल करियर बनाए। उनको हर बच्चा चाहता है भाई मेरा बच्चा जो है वो आईआईटी में से इंजीनियरिंग करे, है ना? वो डॉक्टर बने, तो पेरेंट्स की एस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो कोचिंग इंडस्ट्री क्या इतनी खराब है क्या? स्कूल में क्योंकि कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग एजुकेशन नहीं दी जाती, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत हार्ड भी हो गया है। तो वो रिक्वायरमेंट कोचिंग इंडस्ट्री पूरा कर देती है। अगर स्कूल में उस लेवल की एजुकेशन मिलती, तो कोचिंग इंडस्ट्री तो खुद ही बंद हो जाती। तो ये जो स्कूल सिस्टम में कोई वो डिसफंक्शनल हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली कोचिंग के ऊपर बच्चों को रिलाय करना ही पड़ता है। अब बहुत सारे ऐसे पुअर एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, दूर-दराज के एरिया हैं, वहाँ पे स्कूल की क्वालिटी बहुत ही खराब है। वहाँ पे तो कोचिंग मस्ट हो जाती है और सिर्फ आईआईटी जेईई के लिए नहीं, वहाँ पे तो नॉर्मल 10th 11th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए भी कोचिंग चलती है। हर जगह ही चलती है। तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास से बच्चे ट्यूशन जाना शुरू कर देते हैं, है ना? मतलब ये रूल बन गया सोसाइटी के ट्यूशन तो बच्चे ने जाना ही जाना है। अगर वो स्कूल से आया तो स्कूल का होमवर्क वो ट्यूशन पे जाके कर रहा है, घर पे स्कूल का होमवर्क नहीं कर रहा है, स्कूल ट्यूशन पे जाके करता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आईआईटी, जेईई और यूपीएससी इनकी बात नहीं है। नॉर्मल एजुकेशन की भी जो कमी है वो कोचिंग पूरी कर रही है अनफॉर्चुनेटली। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग एग्ज़ाम हो, स्कूल में ऐसा एजुकेशन मिलता ही नहीं है, इस लेवल का तैयारी होता ही नहीं है। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगी, अभी ये जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आई है, इसके बारे में पूरी तरह से क्लैरिटी है नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस तो इश्यू कर दी हैं, लेकिन प्रॉपर रूल्स वगैरह नहीं बताए हैं। क्योंकि एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट है के अंदर आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स इसके लिए ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको आपको जो है गाइडलाइंस दे सकती है, आपको गाइड कर सकती है एक तरह से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फाइनली स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है।
ठीक है? तो अब ये देखना है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट कैसे-वैसे उसको करेंगी। अब ये कहा गया है कि जो कोचिंग इन सेंटर्स होते हैं, उनको किसी को एक अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ये मस्ट है। लेकिन कौन वो अथॉरिटी होगा? क्या वो लोकल म्युनिसिपैलिटी होंगी? क्या वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी होगी? इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो रूल्स आए हैं, गाइडलाइंस आई हैं, कैसे इंप्लीमेंट होंगी, अभी तक हमें नहीं पता है। तो मेंटल हेल्थ जो बच्चों की होती है, वो खराब हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कर लेते हैं। क्या हम लोग कर सकते हैं इसके लिए? मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है, अवेयर कर सकता है ना? पेरेंट्स और कम्युनिटी के बीच में डायलॉग की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी होती है। बहुत बार बच्चे नहीं करना चाहते आईआईटी, उनसे इतना प्रेशर हैंडल होता नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड के अंदर, लेकिन पेरेंट्स फिर भी फोर्स करते रहते हैं, नहीं, नहीं, तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें तो आईआईटी में ही जाना है, तुम्हें तो ये करना ही है, वो करना ही है। तो बच्चे अनफॉर्चुनेटली प्रेशर में आते हैं और इस तरह के जो एक्सट्रीम कदम है वो उठा लेते हैं। पेरेंट्स को भी समझने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन सारे पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर पेरेंट्स बिल्कुल सेंटर में होते हैं, ठीक है? क्योंकि पेरेंट्स कहीं न कहीं अपनी खुद की एस्पिरेशन अपने बच्चों पे भी थोपना चाहते हैं। अगर वो नहीं बन पाए तो उनको लगता है कि उनका बच्चा बन के उनका ड्रीम पूरा करेगा। तो बहुत बार देखा गया है कि पेरेंट्स खुद के ड्रीम के लिए ज़्यादा काम करते बच्चों पे प्रेशर डालते हैं रादर देन बच्चों को ड्रीम के लिए। अब एक 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड का बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, 8-10 साल का बेबी होता है, उसको थोड़ी पता है ना? वो तो लगता है चल ठीक है, पेरेंट्स बोल रहे हैं तो प्रेशर में आके बेचारा करता रहता है। उसको समझ नहीं है कि मुझे आईटी, उसको पता भी नहीं इंजीनियरिंग क्या होती है। बस उसने पेरेंट्स से बोला कोचिंग जाना है तो जाना है। उसको अभी इतना एक्सपोज़र दिया ही नहीं, क्या पता वो कुछ और बनना चाहता हो। ये प्रॉब्लम है। लेकिन क्या हमारे यहाँ पे सारे पेरेंट्स के पास इतनी चॉइस होती है? जिस तरह से हमारे देश में गरीबी है, जिस तरह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, उन ऐसे पेरेंट्स के लिए तो उस गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और वो जो लोअर मिडल क्लास का जो चक्रव्यूह है ना, उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, आईआईटी, है ना? डॉक्टर, यूपीएससी। तो पेरेंट्स भी क्या करें? समाज का सर्कल ही ऐसा बन गया है। अब जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे सरकारी नौकरी के पीछे कोई नहीं भाग रहा है। उनका मन आ रहा है तो कर रहे हैं, नहीं मन आ रहा है तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास दूसरे एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, सर्वाइव करने के लिए। हमारे यहाँ पे तो है ही नहीं। इंडिया में भी जिन कम्युनिटीज़ के अंदर बिज़नेस एक्यूमेन होता है, या जो बिज़नेस ज़्यादा करते हैं, वो लोग इन एग्ज़ाम के पीछे नहीं भागते हैं, ये भी देखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप एक चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है। मीडिया, सोसाइटी, हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, वो सब कुछ इस सेंटर में यहाँ पे आते हैं, ठीक है? तो उन गाइडलाइंस को लेके बस यही इसके अंदर बात कही गई है, बाकी जो पॉइंट है वो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। बट येस, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का ये मुद्दा बनता है। और अब ये कहना कि भैया फीस वापस कर देंगे, है ना? ऐसा भी तो सवाल आया था ना कि फीस वापस कर देंगे। अगर कोई बच्चा आधे बीच में ही अगर वो कोचिंग छोड़ के जाता है तो उसकी फीस वापस करनी होगी। अब उसमें अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। कुछ लोगों का कहना है देखिए भाई ये ना ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। एजुकेशन इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है और यहाँ पे एक कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक रिटन जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकते। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने खाना ऑर्डर किया और आपको खाना पसंद नहीं आया, आपने आधा खा लिया, तो आप ये थोड़ी बोलोगे आधा खाना मैं छोड़ के जा रहा हूँ और जो है आधा पैसा मुझे वापस कर दो। हालाँकि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन बात यहाँ पे सर्विस सेक्टर की है। जब सर्विस सेक्टर में आप किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो, तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी के बीच में। ये एक आर्गुमेंट दिया गया है। दूसरा आर्गुमेंट ये देखिए नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मामला है। आपने फ़ॉल्स प्रॉमिस करके अगर किसी से एडमिशन लिया है और अगर उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को आप हार्म कर रहे हो, ये बात है। तो दोनों ही मुद्दे यहाँ पे हैं, कुछ लोग उस साइड में खड़े हैं, कुछ लोग उस साइड में खड़े हैं और वो तो ऑफ़ कोर्स ऐसा होना भी चाहिए, डेमोक्रेसी है भैया, है ना? सब आप सोच ही सकते हैं। चलिए, तो एक अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है ये वाला, चार्टिंग द पाथ फॉर द पॉपुलेशन कमिटी। और अभी गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट में कहा था कि भैया हम लोग एक ऐसी हाई पावर्ड कमिटी बनाएँगे देश में, जहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन के बारे में जो है बात करेंगे। हमारे देश में जो है डेमोग्राफिक चेंजेज़ हो रहे हैं, ठीक है?
जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी वो माइनॉरिटी में चली गई है कई जगह पे। इलीगल माइग्रेशन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो जो चैलेंजेस हैं पॉपुलेशन के आसपास, उसको हम लोग एड्रेस करेंगे इस कमिटी के थ्रू। डेमोग्राफिक चेंजेस हों, राइट, फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, वो सब मुद्दा इस कमेटी के अंदर में आएगा। अब वो कमेटी कब बनेगी? ऑफ कोर्स वो तो जनरल इलेक्शन के बाद ही बनेगी, मुझे नहीं लगता उससे पहले बनेगी। लेकिन अगर बन भी जाती है तो भी ये सारे मुद्दे उस कमेटी के अंदर आएंगे। इंडिया के अंदर जो है डेमोग्राफिक चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहे हैं। जैसे वीमेन अभी कम बच्चे पैदा कर रही हैं, हमारे यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 पे जा चुका है। तो हम ऑफ कोर्स डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज होगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इंडिया में, एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिपेंडेंसी रेशो कम हो रहा है। इन सारे की सारी चीजों की वजह से डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो रहा है। यूएन का कहना है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.46 बिलियन हो जाएगी 2030 तक, जो कि वर्ल्ड का 17% होगा। 2070 के आसपास, 65-70 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन जो है हो सकता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाए, ऐसा भी प्रोजेक्शन है। हालांकि ये प्रोजेक्शंस बहुत एक्यूरेट नहीं होते हैं, बट स्टिल 2009-11 की बात करें तो हमारे जो टोटल फर्टिलिटी रेट थी वो 2.5 थी। टोटल फर्टिलिटी रेट अगर आपको पता नहीं पता तो बता देता हूँ। एक वीमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे पैदा करती है ऑन एन एवरेज, उसे फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो 2009 और 11 में एक महिला 2.5 बच्चे पैदा करती थी। अभी 2020 31 32 के अंदर ये 1.73 हो जाएगा। मतलब जो पेरेंट्स हैं ना, दो पेरेंट्स हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, हस्बैंड और वाइफ को दो बेबी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का संकेत होता है जब आपका फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हो जाता है। 2.1 का जो फर्टिलिटी रेट है इसे रिप्लेसमेंट लेवल बोला जाता है। जब हस्बैंड और वाइफ दो बच्चों के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। जब इससे कम होती है तो पॉपुलेशन एक टाइम के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो सकती है। तो ये हो जाएगा 1.73 इन 2031-35, ऐसा प्रोजेक्शन किया गया है। अब भैया क्योंकि डेमोग्राफी की हम लोग बात करते हैं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी डेफिनेटली होना चाहिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये होता है कि आपके कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिकली कितना एक्टिव है, कितना कंट्रीब्यूट करती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड एक इकोनॉमिक टर्म है बेसिकली। कितनी पॉपुलेशन कितना जीडीपी क्रिएट कर सकती है, कितना प्रोडक्टिविटी कर सकती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपकी पॉपुलेशन आपके लिए कितना बड़ा एसेट हो सकती है, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब वैसे तो हमारी यंग पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, पोटेंशियल तो है हमारे अंदर, लेकिन क्या वो पोटेंशियल हम लोग अचीव कर पाएंगे? तभी अचीव कर पाएंगे जब कुछ खास चीजों का ध्यान रखा जाए। लेकिन उससे पहले बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है, इस इंसान को एक रिसोर्स बनाना जरूरी है। और इस रिसोर्स बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, खासकर इंडिया जैसी कंट्री जहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 1% ही खर्च करते हैं हेल्थ के ऊपर। तो भैया जब आपकी पॉपुलेशन हेल्दी ही नहीं होगी तो बेचारी आपको डिविडेंड कैसे देगी? हेल्दी जो पॉपुलेशन होती है वो लोग 10 घंटे 12 घंटे तक काम कर सकते हैं, बीमार नहीं होते हैं, है ना? दवाइयों पे खर्चा बहुत कम होता है। अनहेल्दी पॉपुलेशन ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगी तो प्रोडक्टिविटी गिरेगी, बीमार ज्यादा होंगे, राइट, लॉस ऑफ वर्किंग आवर्स होगा। तो ये तो आपको, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, खर्चा बहुत कम करते हैं। न्यूट्रिशनल डेप्रीवेशन अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के पेट में अनाज तो है लेकिन उस अनाज के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। स्टंटिंग हो रही है, वेस्टिंग हो रही है, बच्चों की हाइट ही नहीं बढ़ रही है, बच्चों का वेट ही नहीं बढ़ रहा है। जब बचपन में आपकी इतनी कमजोरी होगी तो फिर बाद में आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, सीखने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। टीचर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बचपन में न्यूट्रिशन ही नहीं लिया। तो बाद में कई बार वो चीज़ आपको चैलेंज करती है। कोविड-19 की वजह से जो एजुकेशन गैप हमारे यहाँ पे आया था, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे लंबे समय तक स्कूल बंद रहे। तो वो गैप आपको अभी नज़र नहीं आएगा, वो गैप आपको 10-12 साल के बाद नज़र में आएगा, क्योंकि उस समय जिन बच्चों ने उस एजुकेशन को खोया है, वो यंग एज में लेटर ऑन थोड़ा जाके तब वो नज़र आएगा कि वो कितना पीछे छूट गए हैं, जो एक्चुअली मार्केट में जाके जॉब्स ढूँढना शुरू करेंगे। अभी तो जिन बच्चों ने एजुकेशन खोया है, उनके पेरेंट्स उनका टेक केयर कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है।
जब वो खुद वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट बनेंगे, तब रियलाइज़ होगा कि वो जो लॉस हुआ है, उसकी वजह से उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हमारे पास हैं। सॉल्यूशन क्या-क्या हम लोग ले सकते हैं यहाँ से? सीधी-सी बात है, अभी हेल्थ और एजुकेशन की बेटर एक्सेस होनी चाहिए। अभी सिर्फ़ कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में एजुकेशन का लेवल अच्छा है, हेल्थ का लेवल लेवल अच्छा है। सिटीज़ के अंदर हेल्थ और एजुकेशन ठीक-ठाक है, गाँव में तो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो खासकर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रॉपर फोकस करने की ज़रूरत है। इसके लिए फंड्स वगैरह आप और लेके आइए। सैनिटेशन और वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। प्री एजुकेशन को भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर लेके आइए, ये भी ज़रूरी है। अर्ली स्टेज में ही बच्चों को के ऊपर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। और हमारे देश में पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डेटा ही नहीं है। अब जब डेटा ही नहीं है तो ग्राउंड रियलिटी समझ में ही नहीं आएगी, कहाँ क्या हो रहा है। तो डेटा ज़रूरी है। अरे हमारे यहाँ तो सेंसस ही नहीं हुआ है, 2021 वन में सेंसस होना चाहिए था, 3 साल ऑलरेडी डिले हो चुका है। तो जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा, तो जब आजकल तो हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो डेटा डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, बिग डेटा की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करती हैं। ये चीज़ सब चीज़ें तभी काम करती हैं जब आपके पास डेटा होगा। डेटा ही नहीं है तो सिर्फ़ आप बात कर सकते हो, काम नहीं कर सकते। तो मॉडर्न और रोबस्ट डेटा कलेक्टिंग मेथड्स आपके पास होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो ध्यान रखा जाए कि प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जाए। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और जो दूसरी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करें, ठीक है? प्रॉपर डेटा एनालिसिस करें, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उनके पास है, तो वहाँ से उनको लें, उनकी हेल्प लें, क्योंकि भैया ये तो ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड है ना? वसुधैव कुटुंबकम, तो दूसरों की हेल्प लेने में छोटा नहीं समझना चाहिए अपने आप को। आप उनके साथ नॉलेज शेयर करिए, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये कुछ सॉल्यूशन आप जो है सजेस्ट कर सकते हो। तो अगर इस सेक्शन से आपके पास अभी क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो पॉपुलेशन रिगार्डिंग जो इश्यूज़ हैं एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? तो उसके अंदर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है? ये आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसको जो आप आराम से कर सकते हैं। तो अच्छा आर्टिकल बनेगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन भी बनेगा। जैसे अगर आपको क्वेश्चन लिखना है तो मैं लिखवा देता हूँ आपको। अ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेटिंग अप अ हाई लेवल कमिटी बाय द गवर्नमेंट ऑन डेमोग्राफी लिखो या ऑन डेमोग्राफी डिस्कस द challenges with respect to demographic dividend and suggest some solutions. 150 words, 10 marks. ठीक है, चलिए, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे। कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।